हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। डियर लीगल फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में 33 लेक्चर पर पहुंच गए हैं। आई होप अभी तक आपको एविडेंस एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रिजम्पशन की हम बात कर रहे थे। इससे पहले जो एविडेंस एक्ट में सेल्फ प्रिज्यूम है उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लें। मे प्रिज्यूम, आज हम बात करने वाले हैं मे प्रिज्यूम की। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 86 से लेकर 88A, 89 को छोड़ दी क्योंकि 89 कहाँ है, सेल्फ प्रिज्यूम की बात करता है। 90A यहां तक तो है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जेन्युइननेस को लेके कोर्ट का मे प्रिजम्पशन, यानी न्यायालय यहाँ पे अवधारणा कर सकेगा। 113A एंड 114, ठीक है भाई, डेथ बाय द मैरिड वुमेन विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज। और 114 में कई सारे जो है ना आपको ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है। उन जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी का हो गया, अगर किसी के पास पर मिलती है तो ये मानेगा कोर्ट कि उसे नॉलेज थी, उसने जानबूझकर उसको खरीदा है। तो इस तरह से कई सारे ऑफेंसेस में जहां पे न्यायालय अवधारणा कर सकेगा। कर सकेगा मतलब क्या होता है? आप सबसे पहले देखिए, हमने कल डील किया था प्रिजम्पशन को। प्रिजम्पशन हमने कहा कि प्रिजम्पशन दो तरह की होती है। एक आपकी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। दो तरह की प्रिजम्पशन है हमारे पास। अब जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो आपकी हमेशा क्या होती है, फिर से दो तरह की होती है। एक रिबटेबल नेचर की होती है जिसे खंडनीय जिसे हम कहते हैं, और एक आपकी इररिबटेबल होती है। जो रिबटेबल नेचर होती है उसको हम सेल्फ प्रिज्यूम कहते हैं, और इसे हमने कल डील किया था। जो इररिबटेबल होती है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। 3 ही सेक्शन है, 41, 112, 113। इनको भी हम पहले डील कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ वाला, ये कंप्लीट कवर हो चुका है 2 वीडियो लेक्चर्स में। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की। देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है? जब किसी फैक्ट्स के बेस पे लॉजिकली कोर्ट क्या करता है, कुछ प्रिज्यूम करता है। प्रिज्यूम करना मतलब अवधारणा करता है, एक डिस्क्रिशनरी पावर रखता है। हमेशा याद रखना है कि जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो मे प्रिज्यूम है। जितने भी सेक्शन मे प्रिज्यूम के हैं वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, जितने सेल्फ प्रिज्यूम के हैं वो आपके प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, पहली चीज। दूसरा, दोनों रिबटेबल नेचर के हैं। कॉन्क्लूसिव प्रूफ अकेला है जो इररिबटेबल नेचर का है। मे प्रिज्यूम में याद रखिए कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कोर्ट हैज इट्स डिस्क्रिशन, बट इन सेल्फ प्रिज्यूम कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। ये तो हो गया मोटे तौर पे डिफरेंस। देखिए, मे प्रिज्यूम अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो जब कोर्ट क्या है, अपना डिस्क्रिशन एंजॉय करता है और उसकी पावर है कि वो प्रिज्यूम करे किसी भी फैक्ट्स को और रिकॉग्नाइज कर ले उनको प्रूव। आपने कोर्ट से कहा कि ये फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है, इसको क्या है, ये सही है, प्रिजम्पशन है, आपने एविडेंस में दे दिया। अब ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट चाहे तो इसको बिना एविडेंस के क्या मान लेगा, प्रूव्ड मान लेगा। कोर्ट आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा, लेकिन अगर कोर्ट का मन किया तो कोर्ट कैन आस्क टू प्रूव इट। कोर्ट इसे प्रूव करने के लिए कह भी सकता है। यानी कि न्यायालय जहां अवधारणा चाहे तो करे और चाहे तो ना करे, ऐसे तथ्यों के आधार पर। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 86 से लेकर के 88A, 90A ये डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस में अवधारणा करता है। 113A डेथ बाय मैरिड वुमेन और 114 में अ लिस्ट ऑफ एवर ऑफेंसेस आर गिवन। दीज आर द मे प्रिज्यूम्स जहां पे न्यायालय अवधारणा कर सकेगा। इस तरह के प्रावधान आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए। अब इसको मेरे एक्ट में सेक्शन वाइज डील करेंगे। आज आपके पास सीपीसी 100% होना चाहिए, 100% बिल्कुल। सीपीसी से हम 2 या 3 सेक्शन सीपीसी के भी साथ में करने वाले हैं। सीआरपीसी होना चाहिए क्योंकि टेलीग्राफिक मैसेज से रिलेटेड जब प्रोविजन आएंगे तो वहां पे हम सीआरपीसी का सेक्शन 92 भी डील करेंगे।
ये सारी की सारी चीजें इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं। कभी भी बेयर एक्ट में जब ऐसे प्रोविजन आते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं, उनको एक साथ पढ़ना चाहिए। इससे दो काम होते हैं, एक तो आपका माइंड अडॉप्ट करता है इस बात को कि हाँ मुझे दूसरा एक्ट भी पढ़ना है। जैसे आप कोई प्रोविजन पढ़ते हैं, जैसे कोई लाइन आप बेयर एक्ट की पढ़ते हैं, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक आएगा कि ये तो भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। हाँ 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 भाई, ठीक है, वहां पे दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, ये वहां पे दिया गया है। इट मीन्स यू हैव टू लिंक योर माइंड थॉट्स विद द अदर थॉट्स। जब सब में भाईचारा बनेगा तभी तो जुडिशरी का एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आज हम मे प्रिज्यूम को अच्छे से डील कर लेते हैं। सो बी अवेलेबल विद द क्लास टिल द लास्ट। और आपकी कमेंट्स में देख पा रहा हूं, आई होप आपको जो पिछले वीडियो जो अच्छे लगे हैं तो प्लीज उनको शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद हम आईपीसी को भी स्टार्ट कर दें तो प्लीज यार थोड़ा सा देखिए, लाइव कैंडिडेट्स की फैमिली को थोड़ा बढ़ाइए, ताकि इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास। चलिए अब सेक्शन 86 से शुरू होता है आपका मे प्रिज्यूम। प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। सबसे पहले तो ये फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की जो बात आती है, हम सीपीसी को यहाँ पे थोड़ा सा डील करना चाहेंगे। सीपीसी का अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। देखिए सीपीसी में जब आप फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स सीपीसी का जब आप सेक्शन 2 का क्लॉज 5 पढ़ते हैं, दैट डिफाइन दी फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या है उसको डिफाइन करता है। वहीं पे उस कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट, क्या जजमेंट, उसको भी 2 क्लॉज 6 डिफाइन करता है। उसके बाद सीपीसी के अंदर ही सेक्शन 13 बताता है कि कब जो वहाँ पे कॉन्क्लूसिव माना जाएगा। सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड, और सेक्शन 14 में प्रिजम्पशन बताई गई है फॉरेन जजमेंट के बारे में। तो यहाँ भी तो हम प्रिजम्पशन को डील कर रहे हैं ना, यहाँ भी तो हम किसको डील कर रहे हैं, प्रिजम्पशन को ही डील कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक सेक्शन और आपको पढ़ना चाहिए जो जहाँ पे दिया गया है 44A, जहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। ये सारे के सारे लिंक एक साथ करके आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, और सीपीसी में भी जब आप जाएंगे तो सीपीसी में भी एक चैप्टर आता है 7A, सॉरी सीआरपीसी में, वो भी आपका रेसिप्रोकल टेरिटरी से रिलेटेड बात करता है, यानी कि फॉरेन की जो जजमेंट है उनके बारे में बताया गया। तो आपने सीपीसी में भी पढ़ा था कि प्रिजम्पशन तब मानी जाएगी जब वहाँ के किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो क्या होगी, एक सर्टिफाइड कॉपी मानेंगे। ये हमने सीपीसी में भी पढ़ा था। और देखिए ये एविडेंस एक्ट 20 पर क्या कहता है, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट ऐसी अवधारणा कर सकेगा दैट एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी of any judicial record of any country not forming part of India or Her Majesty's Dominion is genuine। वो चाहे इंडिया का पार्ट ना हो, हर मैजेस्टी, भाई ब्रिटेन की रानी है अभी, हालांकि इसको हटा देना चाहिए, बहुत बैडली रिक्वायर्ड है कि एविडेंस एक्ट को अमेंड करना चाहिए यार, अभी भी इसमें ब्रिटिशर्स जो है ना घुस के बैठे हुए हैं। चलिए, मैजेस्टीज डोमिनेंस इज, जितनी उनके डोमिनियन कंट्रीज थे ना उनके बारे में कह रहा है, एंड एक्यूरेट, यानी कि यहाँ पे एक चीज देखिए आपने, एनी कंट्री नॉट फॉर्मिंग पार्ट, यानी फॉरेन का होना चाहिए, हिंदुस्तान का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी ब्रिटेन वाली जो महारानी है, मैजेस्टी है, उनका भी डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। इफ डॉक्यूमेंट प्रपोर्ट्स टू बी सर्टिफाइड बाई एनी मेंबर विच इज सर्टिफाइड बाई एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट in or for such country to the manner commonly in use that country for the certification of the judicial record। उस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस देश की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो उन्होंने अपॉइंट कर रखा हो, सो दैट कि वो वहाँ के जुडिशियल रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई कर सके। अगर ऐसी कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो कोर्ट ये अवधारणा कर सकेगा कि वो एक्यूरेट है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोर्ट मानेगा ही, यहाँ कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा, वो चाहे तो कह सकता है कि इसको प्रूव करो आप, ठीक है, और चाहे तो भाई प्रूव नहीं भी कराएगा। ये आपका सेक्शन 86 है।
But remember it, read these sections of CPC also with this. These are very important and interlink these sections with the section 86. जब आप सेक्शंस को एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। अब इसी में अपने बेयर एक्ट में देखिए नीचे एक दिया गया है कि अब ऑफिसर के बारे में बताया गया जो सर्टिफाइंग करता है। एन ऑफिसर with respect to any territory or place not forming part of India or Her Majesty Dominion is a political agent. Therefore defined in section 3 clause 43 of General Clause Act. General Clause Act जो आपका है, General Clause Act में बहुत सारी definitions दे रखी हैं। कब का एक्ट है ये? 1897 का, ठीक है। General Clause Act 1897, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 के क्लॉज 43 में। इसको हमेशा क्लॉज पढ़ा जाता है, जब भी कोई डेफिनेशन का सेक्शन पढ़ते हैं तो रिमेंबर दिस, कभी भी उसको सेक्शन 3 सब सेक्शन नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 2 और उसका सब सेक्शन 2, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कुछ, ऐसे नहीं पढ़ना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज रीड एज क्लॉज। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत काम आती है। तो सेक्शन 3 के क्लॉज 43 में डिफाइन किया गया है एक वर्ड कि वो एक पॉलिटिकल क्या होगा? एजेंट होगा, ठीक है। ही विल बी ए पॉलिटिकल एजेंट, ओके। सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन टू बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एंड फॉर द कंट्री कंप्राइजिंग द टेरिटरी और प्लेस। उसे क्या माना जाएगा? वहां का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको 86 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सीधी सी बात कह रहा है कि जो फॉरेन जजमेंट्स हैं वो अगर वहाँ के किसी पॉलिटिकल एजेंट ने, जो कि जनरल क्लॉज एक्ट में बताया गया है, सर्टिफाइड की है तो कोर्ट उसमें में प्रिज्यूम कर लेगा कि यस दे आर एक्यूरेट, वो एक्यूरेट है। बस इतनी सी बात कह रहा है सेक्शन 86। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 87 पे। देखिए जब आप 87 पे जाएंगे तो आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 83 आल्सो एंड 36 आल्सो। ये भी एक बंच है, मैंने आपको कहा था हमेशा बंच या बंडल्स बना के पढ़िए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 36 में भी क्या कर रहे थे हम? बीपी मैनेज कर रहे थे एज लो एज पॉसिबल। 34, 35, 36 यानी कि मैप्स की बात की जा रही थी वहाँ पे, मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स। अभी ये मैप, चार्ट और प्लान जो है 83 में भी इसकी बात की गई है। और अगर देखा जाए बुक्स जो है आपकी वो 38 में भी डील करती हैं, लॉ बुक्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स 34 में भी डील करती हैं। तो इन सारे सेक्शनों को जब एक साथ ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि सब में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको भूलोगे नहीं। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? कोर्ट 87 में ये प्रिज्यूम कर सकेगा, कोर्ट में प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम कर सकेगा? दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर इंफॉर्मेशन और मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, ऐसे मैटर्स जो किसके हैं? या तो पब्लिक के या जनरल इंटरेस्ट के, दैट दे आर पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रिलीवेंट फैक्ट्स। अगर कोई ऐसे मैटर्स हैं जो पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट के हैं और वो किस में पब्लिश किए गए? मैप्स और चार्ट में, स्टेटमेंट ऑफ विच आर रिलीवेंट फैक्ट, और अगर वो रिलीवेंट है, इनको पब्लिश कर दिया गया मैप्स पे और चार्ट्स पे, एंड दे आर RF, क्या है? रिलीवेंट फैक्ट्स, एंड विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स इंस्पेक्शन, और कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए इनको क्या किया? प्रोड्यूस कर दिया गया है। was written and published by a person at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है कि जो बुक्स, चार्ट्स और मैप्स हैं ये कोर्ट के लिए किसी फैक्ट से रिलीवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपने प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जो वो बुक है, मैप है या वो जो चार्ट है वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं जिसका नाम उसमें दिखाया गया है,
ऑथर के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक दे दी तो सबसे पहले उसका ऑथर का नाम लिखा होता ना, ऑथर है। अब मान लीजिए आपने आईपीसी दे दी डॉक्टर केडी गौड़ साहब की, तो वहाँ पे डॉक्टर केडी गौड़ लिखा है तो कोर्ट ये मानेगा कि ये बुक केडी गौड़ साहब ने ही लिखी है। एंड वाज पब्लिश्ड एट द प्लेस वेयर इट सेज इट वाज पब्लिश, और नीचे लिखा रहता ना पब्लिश्ड बाई, ठीक है, जो भी आपका सेंट्रल लॉ बुक डिपो है, एसेंट पब्लिकेशन है, वट एवर मे बी और पब्लिकेशन, उसने इसे पब्लिश किया है। तो ये प्रिजम्पशन जो कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकता है कि हाँ ये चीज़ें उसी ऑथर ने लिखी है और वहीं पब्लिश की गई है जो उसके ऊपर मेंशन किया गया है। 87 क्लियर हुआ आपको? 87 बस ये कह रहा है कि कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम करेगा, मैं प्रिज्यूम अवधारणा कर सकेगा कि अगर कोई भी पब्लिक या फिर जनरल इंटरेस्ट का मैटर है और उसे किसी बुक, मैप या चार्ट में पब्लिश किया गया है तो वो बुक, मैप और चार्ट जिस ऑथर को नाम बता, जिसने उसे लिखा है, रिटन बाय दैट पर्सन, और पब्लिश्ड वेयर, जो जहाँ पब्लिश किया गया है वो वही है जो उसके ऊपर बताया गया है, ये अवधारणा कर सकेगा। ठीक है, आई होप आपको 87 क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं हम 88 के ऊपर। सेक्शन 88 मस्ट बी रीड विद, हमेशा रीड विद हमारे सेक्शन के साथ लिखते हैं, वो आपको यहाँ भी लिखना है। इट मस्ट बी रीड विद सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी के सेक्शन 92 के साथ लिखना है। 92 ऑफ सीआरपीसी पे हम पहले चलेंगे। देखिए जब आप सीआरपीसी में जाते हैं, थोड़ा सा सीआरपीसी की जर्नी कर लेते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सबसे पहले एक आता है वारंट और सम्मन्स, यानी कि प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, और फिर आता है प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में सेक्शन 91 है जहां कोर्ट किसी को नोटिस दे भी सकता है कि ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करो। वहीं पे एक सेक्शन 92 है, अगर वो मैसेज किसी टेलीग्राफ अथॉरिटी से डील करता है, इससे टेलीग्राफ अथॉरिटी से डील करता है, पोस्टल अथॉरिटी से डील करता है, हालांकि अभी टेलीग्राफ बंद हो गया है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, पोस्टल अथॉरिटी से डील करता है, तो वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो उसकी डिमांड कर सकते हैं, उसे मंगा सकती हैं। क्या कोई भी पुलिस अफसर, आईओ, मान लीजिए आपको कोई चिट्ठी है और आपको लगता है कि ये किसी काम की है, तो क्या कोई भी उसे मंगा सकता है पोस्ट ऑफिस से? एक लेटर है, आप सोचिए इन चीज़ों को, कोई लेटर है, ए एक्यूज्ड है और ए कोई लेटर भेजा गया है, भाई ये लेटर चाहिए, ये लेटर एविडेंस में चाहिए, तो आप पुलिस वाला जो भी आईओ है, आपका एसआई साहब, आईओ से आएंगे पोस्ट ऑफिस में और कहेंगे कि वो लेटर मुझे दो, मुझे वो लेटर चाहिए। क्या पोस्ट ऑफिस उसको लेटर दे देगा? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो इसका जवाब क्या है? नहीं देगा, नो, आईओ इज नॉट ऑथराइज। तो कौन ऑथराइज है? एसपी ऑथराइज है? नहीं, एसपी भी ऐसे ऑथराइज नहीं है। इस ऑथराइजेशन को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 92। तो अपने बेर एक्ट में एक बार सेक्शन 92 खोल लें, हम उसको थोड़ा डील कर लेते हैं। यहीं पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये आपको सब जगह पे काम आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने बेर एक्ट में एक बार ओपन कर लें और फिर इसको डील करते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे 92 क्या कहता है? प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम। इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी इज इन द ओपिनियन ऑफ, अब ये अथॉरिटी बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेनी है, सेक्शन 92 से जो डील करती है। कौन कौन सी अथॉरिटी है? ये अथॉरिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अलग से लिख देते हैं, सीआरपीसी सेक्शन 92। जब कभी आपके डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, या आपके सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या आपका कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर हाई कोर्ट। देखिए सीधी सी बात है, सीजेएम से ऊपर की सारी कोर्ट्स और डीएम, सिर्फ यही लोग ऑथराइज हैं
अगर इनको किसी भी इंक्वायरी में या किसी ट्रायल में किसी ऐसे टेलीग्राफ मैसेज की या किसी पोस्टल लेटर की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, तो वो उनको कह सकते हैं कि ये उनको डिलीवर कर दिया जाए कोर्ट को। तो ये आदेश सिर्फ यही लोग दे सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं दे सकता। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर वहां पे उसको भी कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई या तो चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, ठीक है, या फिर आपका जो एसपी होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी इसमें लिया गया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर इनको लगता है कि भाई वो लेटर वहाँ पे है तो दे कैन होल्ड इट, वो उसे होल्ड करा सकते हैं टिल द टाइम ऑर्डर केम फ्रॉम दीज अथॉरिटीज। बट उसको हैंड ओवर करने का ऑर्डर सिर्फ ये अथॉरिटी दे सकती है। अब वो टेलीग्राफिक मैसेज कोर्ट तक पहुंचा कैसे, ये जब आपको पता होगा, ये पता है आपको सेक्शन 92 सीआरपीसी ने, तभी तो आप सेक्शन 88 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट समझेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारे बेयर एक्ट अपने पास लेकर बैठा करें, ठीक है। सीआरपीसी में जब हमने इसको डील किया था तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर कई केस लॉ, दिल्ली वाला जो केस था ना, जहाँ पे एसपी साहब को क्या निलंबित कर दिया गया था इसी मैटर के ऊपर, उन्होंने सारे लेटर्स होल्ड करा दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा अच्छा डिसीजन दिया था। चलिए खैर हम यहाँ उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इसकी बात वहीं जाके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 88 अपने बेयर एक्ट में देखिए, कोर्ट में प्रिज्यूम दैट अ मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम ए टेलीग्राफ ऑफिस, किसी टेलीग्राफ ऑफिस से अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड किया गया है, मैसेज फॉरवर्ड किया गया जैसे व्हाट्सएप से करते हैं आजकल, पहले टेलीग्राफ होता था, टू द पर्सन टू whom such message purports to be addressed, correspondence with the message delivered or transmission at the office from which the message purports to be sent, but court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered for transmission। किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा वो डिलीवर किया गया, कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगा। कोर्ट सिर्फ ये प्रिज्यूम करेगा कि भाई ठीक है, मैसेज अगर भेजा गया है तो उसे मिला है, जिसको एड्रेस दिया गया है उसी को भेजा गया है, लेकिन किसके द्वारा भेजा गया ये प्रिज्यूम नहीं करेगा। रिमेंबर दिस। अब यहाँ तो अब आप करेंगे सर अब तो व्हाट्सअप आ गया, क्या आ गया, व्हाट्सअप आ गया। व्हाट्सअप यूज़ करते हैं आप सभी लोग ना, अब तो हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं सर, व्हाट्सअप से टक से मैसेज भेज देते हैं और पढ़ते नहीं है, बस पूरी उधर से इमोजी चलती हैं आजकल, तो वो ऐसे टेढ़े टेढ़े चेहरे बना के भेजते हैं ना। छोड़ दीजिए, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए, नहीं डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ओनली फॉर दी स्टडी पर्पज़, ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ यूज़ कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। व्हाट्सएप में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब जज बन जाएंगे, मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे, जब कुछ बन जाएंगे तो यू कैन यूज़ ऑल दीज थिंग्स। नाउ कम टू सेक्शन 88A। 88A कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस इंक्लूड्स व्हाट योर ईमेल्स, ठीक है, आपकी ईमेल्स को, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आप भेज रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है कि वो एविडेंस में लिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर उनकी ऑथेंटिसिटी प्रूव कर दी जाए। तो यहाँ पे देखिए कोर्ट इसीलिए यहाँ पे इसको मे प्रिज्यूम में डाला गया है, कोर्ट मे प्रिज्यूम that an electronic message forwarded by the originator through an electronic mail server to the addressee to whom the message purports to be addressed corresponds with the message as fed into the computer for transmission, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was sent। बिल्कुल आपको 88A में 88 की लैंग्वेज ही मिलेगी, यहाँ बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की बात करा, वहाँ टेलीग्राफ मैसेज की बात हो रही थी। अच्छा 88A को इंसर्ट कब किया गया था, तो 88A को इंसर्ट किया गया था 2000 IT एक्ट के द्वारा, IT एक्ट 2000 के द्वारा। सो रिमेंबर दिस,
ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 88A 89 को हम डील कर चुके हैं। 89 किससे डील करता है? ये तो सेल प्रिज्यूम है, और इसको हमने किस सेक्शन के साथ डील किया था? हमने इसको सेक्शन 80 के साथ डील किया था। सो आई थिंक आपको ये कल की क्लास जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देख लें, वो काफ़ी बेनिफिशियल क्लास है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, सेक्शन 90 और 90A, दोनों के दोनों सेक्शंस। अब इसको हम कई चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं। देखिए, हमने जब सेक्शन 107 और 108 पढ़ा था, 107 और 108, 107 में आपने कहा प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है, 108 में कहा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। यहाँ आपने कहा 30 साल का समय है, यहाँ आपने कहा 7 साल का समय, यही था। ये तो था किसी पर्सन के लिए, फॉर अ लिविंग पर्सन। लेकिन 90 और 90 जो है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना है, कितना? 30 साल पुराना है, 30 ईयर्स ओल्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो ये कंसीडर करेगा वो कोर्ट, अगर उसे प्रॉपर कस्टडी में रखा गया था, ठीक है, कस्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट यहाँ पे ये में प्रिज्यूम करेगा, अवधारणा कर सकेगा, अवधारणा क्या कर सकेगा? दैट सिग्नेचर एंड एवरी और अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed or attested। तो भैया वो जिसने उसको लिखा है उसी ने लिखा है, जिसने अटेस्ट किया उसी ने अटेस्ट किया, यानी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। जेन्युइननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट इन अ मे प्रिज्यूम। कोर्ट न्यायालय से अवधारणा कर सकेगा अगर कोई भी दस्तावेज 30 साल से पुराना है तो जिस व्यक्ति के द्वारा वो लिखा गया बताया जा रहा है, जिसके द्वारा टेस्ट किया जाए बताया जा रहा है, कोर्ट ये मानेगा कि उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर, उन्हीं व्यक्तियों की लिखाई है, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वो सत्यापित किया गया है। ये आपका जो है सेक्शन 90 सेक्शन 90 कहता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको आप थोड़ा सा ना इलस्ट्रेशन से पढ़ेंगे तो ज़्यादा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? A has been in the possession of a landed property for a long time. He produced from his custody deeds relating to the land, showing his title to it. The custody is proper. अगर किसी के पास कोई लैंडिंग डीड थी, भाई 30 साल पुराना है, तो उसे माना जाएगा कि उसकी कस्टडी वहाँ प्रॉपर है। ए ने डीड प्रोड्यूस की ऑफ लैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द मोर्टगेजी एंड मोर्टगेजर इन हिज पोजेशन, custody is proper. A connection of B produced deed relating to the land in B's possession which were deposed with him by B for safe study. The custody is proper. ये इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि कस्टडी कब प्रॉपर होगी, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहीं पे जो 90A है ये तो बात करता है आपका हार्ड पेपर की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी तो हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 90A है ना, ये किससे डील करता है? यहाँ पे 5 इयर्स दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो 5 साल पुराना है तो जेन्युइन माना जाएगा। कोर्ट में प्रिज्यूम कि अगर कोई 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐसा है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि भाई 5 साल पहले वाला है तो सही है, ये बिल्कुल सही है। इस सेक्शनों को ना, दोनों को, सेक्शन 90 को अगर आप देखेंगे तो 81 का आपको एक्सप्लेनेशन लगेगा और 90A आपको 81A का। हालांकि ये दोनों सेल्फ प्रिज्यूम है बट इनकी एक्सप्लेनेशन में प्रिज्यूम में आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसे भी IT एक्ट 2000 के तहत यहाँ पे डाला गया था। अब मान लीजिए इसी में हम थोड़ा डील कर लेते हैं सेक्शन 90 के अंदर कि कोई अगर कोई विल है,
क्या है, विल है। तो विल के केस में क्या होगा, ठीक है, सेक्शन 68 में आपने विल की एक एक्सेप्शन भी पढ़ी थी, ठीक है। अब अगर विल जो है वो भी अगर इतनी पुरानी है, कितनी 30 साल पुरानी है, और उसको अटेस्ट किया गया है और ये उसकी आखिरी विल थी बंदे की, तो कोर्ट यहाँ प्रिज्यूम करेगा कि जो विल है उसे ड्यूली एग्जीक्यूट किया गया और अटेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इस केस में कहा गया था, ओके। क्योंकि मैं आपको एक केस बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, सोलोचन्ना ताई वर्सेस सुंदर, सोलोचन्ना ताई वर्सेस सुंदर, सुंदर वीर आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का साला, ठीक है, AIR 2005। कर्नाटका हाई कोर्ट का था। यहाँ पे कहा गया था कि जो 3 अटेस्टिंग विटनेस थे विल के, जो विल थी उसके 3 अटेस्टिंग विटनेस थे, तीनों के तीनों डेड, दे आर नो मोर, ठीक है। अब जो पर्सन एक्वेंटेड था विद देयर राइटिंग, कहाँ पढ़ा था हमने, 47 48 याद आ रहा है, द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, उनकी जो हैंड राइटिंग को जानता था, ठीक है, तो उसे क्या माना गया कि हाँ भाई उसने प्रूव कर दिया कि हैंड राइटिंग, तो कोर्ट ने यहाँ प्रिज्यूम किया था, कोर्ट में प्रिज्यूम अंडर सेक्शन 90 इन दिस केस कि ये विल जो है ड्यूली एग्जीक्यूट की गई है, ठीक है। ये आपका 90 और 90A आ जाता है। अब चलते हैं सीधे 113 के आपके एक, जहाँ पे डेथ है किसकी, किसी वुमेन की विद इन दी 7 years ऑफ द मैरिज, ठीक है। तो बेर एक्ट में सेक्शन 113 खोल लीजिए एक बार, देखिए 113A इसको इंसर्ट किया गया था 1983 के अमेंडमेंट में। पहला MCQ आपका ये बनता है, फर्स्ट MCQ। यहाँ पे क्या है कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाई ए मैरिड वुमेन, क्या कहता है, अबेटमेंट। ये आज की सोसाइटी में बहुत बुरी तरह से ये बीमारी फैली हुई है, आपको बहुत सारे केसेस इसी से मिलते हैं। जब आप मैरिड वुमेन से देखते हैं तो इसको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है डॉवरी डेथ से। डॉवरी डेथ, डॉवरी डेथ कहाँ दिया गया है, आपके इंडियन पीनल कोड के 304B में, ठीक है, 304B के साथ। तो कोर्ट यहाँ पे क्या प्रिज्यूम करता है, देखिए अब जब आप IPC में जाएंगे तो IPC में आपको इसके साथ में कौन कौन से सेक्शन पढ़ने चाहिए, 498A पढ़ना चाहिए, बिकॉज सी मे बी सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी, ठीक है। 498A की क्रुएलिटी वर्ड कहाँ पे आया था आपका, 498A में ही इंसर्ट किया गया था। और 113 एक क्लियरली एक्सप्लेनेशन में कहता है क्रुएलिटी का मतलब वही होगा जो 498A में दिया गया है, 498A में जो दिया गया है। अब 113A को पढ़िए बेर एक्ट में, 113A क्या कहता है, when the question is whether commission of suicide of by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband। जब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि किसी महिला के द्वारा अगर आत्महत्या कर ली जाती है तो उसे अबेट किया गया है। अबेटमेंट कहाँ पढ़ते हैं, 107 से लेकर के 120 IPC तक, ठीक है, अबेटमेंट के बारे में आप वहाँ पढ़ते हो। एंड इट इज, तो अबेट वर्ड का मतलब समझ गए ना, अबेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, कुछ ऐसा काम करने के लिए उकसा देना, उसको इंस्टिगेट कर देना, ठीक है। बाय एडिंग, इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी, 3 मेथड वहां दिए गए हैं, वो एक बेर एक्ट की बात है, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, अबेटमेंट का मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए उकसा देना। एंड इट इज शोन दैट सी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन द पीरियड ऑफ 7 minutes। 2 यहाँ पे कंडीशन है, 113A में 2 तरह की कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि उसने सुसाइड उसकी अबेट की गई हो, सुसाइड अबेटेड बाय हुम, बाय हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स। इसी के साथ में प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, प्लस में है, याद रखिएगा प्लस, कि वो विद इन 7 year ऑफ मैरिज होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, 7 ईयर ऑफ मैरिज होना चाहिए। ठीक है। एंड शी इज सब्जेक्टेड टू दी क्रुएलिटी बिफोर हर मैरिज, शी इज, एक और साथ इसका वर्ड लग गया कि वो क्रुएलिटी से क्या थी वहां पे, सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी। तो कोर्ट जब ये दोनों से ये कंडीशन फुलफिल होंगी, देन कोर्ट में प्रिज्यूम, फिर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकेगा, अवधारणा कर सकेगा, all the other circumstances of case that such suicide had been abetted by her husband or by the relative, कि उसकी हत्या को अबेट किया गया है हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा। ठीक है। हालांकि जब हमने 498 डिस्कस किया तो आपको याद होगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 में आया था, उसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे आपके लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुसाइड केसेस में देखिए, इसको साथ साथ जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट कब बनेगी, अभी सुसाइड केस है तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी बनेगी ना, तो वहाँ क्या होगा, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे 113B जो है वो आपका किससे है, वो सेल्फ प्रिज्यूम से डील करेगा, इतना भी याद रखिएगा। क्योंकि 113B जो है ये आपका डाउरी डेथ से रिलेटेड बात करता है। यहाँ पे क्रुएलिटी और हरासमेंट की गई हो डाउरी डिमांड को लेके सून बिफोर द डेथ, तो वो कोर्ट वहाँ पे ये सेल्फ प्रिज्यूम कोर्ट ऐसी अवधारणा करेगा। यानी कि 113A में जो है कोर्ट दोनों पार्टी से प्रूफ मांग सकता है, 113B में लड़की वालों से प्रूफ नहीं मांगेगा। यानी ये लड़के की तरफ से प्रूव करना पड़ेगा कि वी आर इनोसेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ इनके ऊपर रहेगा। लेकिन 113A में कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकेगा। ठीक है। अब 114 को अगर हम डील करें तो 114 में देखिए बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। ये आप अगर आप देखें तो A to I, अगर मैं 114 की बात करूं तो वो भी मे प्रिज्यूम की बात करता है, और मे प्रिज्यूम के लिए कैटेगरीज दी गई हैं फ्रॉम सेक्शन, आप देखेंगे A से लेकर I तक की वहाँ पे है। जब स्टोलन गुड्स का क्या होगा, अकम्प्लिस के बारे में बताया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद अगर एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होगा, रिफ्यूज टू आंसर है, ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, इन सारी चीज़ों, ये अपने आप में ना एक पूरी क्लास है 1 घंटे की। अगर इसके को हम आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज आपने मे प्रिज्यूम का पूरा टॉपिक डील किया है, और आई होप आपको ये अच्छे से लगा होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको रिवाइज ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप अपने सजेशंस, अपने एडवाइस मुझे मेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वीडियो की लिंक यार शेयर किया करो दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अगर आपको सच में लगता है कि भाई हमारी मेहनत कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिट दे सकती है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो, so that your comments will give us energy to do more hard work for these classes। तो मिलते हैं आपको सेम टाइम सेम चैनल टुमारो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।